फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास एमए अंतिम वर्ष हिंदी के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और उनके पत्रकारिता प्रशिक्षण एवं प्रयोजन मूलक हिंदी प्रश्न पत्र से संबंधित है। पिछली कक्षा में हमने फीचर पर बात कर ली थी और रिपोर्टाज पर हम लोगों ने बात करना प्रारंभ किया था। रिपोर्टाज के संबंध में कुछ एक बातें हुई थी और यह क्वेश्चन पूरा नहीं हो सका था, अधूरा रह गया था। तो ये जहाँ से छूटा था वहीं से पुनः हम इसे लिखना प्रारंभ करेंगे। अध्ययन अध्यापन की शैली ऑफलाइन कक्षाओं की ही तरह रहेगी। मैं आपको नोट्स दूंगा और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी उन्हें व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रिपोर्टाज के अंतर्गत मैंने आपको रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज के तत्व कौन कौन से हैं, ये सब बातें कर चुके थे हम लोग एक हेडिंग पर आए थे कि रिपोर्टाज लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और उसमें पहली हेडिंग जो हमने आपको बताई थी वो थी यथा तथ्यता और इसके बाद ये क्लास समाप्त हो गई थी। तो हम प्रारंभ करेंगे यहीं से। आप डालेंगे हेडिंग यथा तथ्यता। राम गोपाल सिंह चौहान का मत है कि कहानी सत्य घटना पर आधारित हो सकती है एवं कल्पना पर भी। कहानी सत्य घटना पर आधारित हो सकती है एवं कल्पना पर भी, परंतु रिपोर्टाज खालिस सत्य घटना को अपना वर्ण विषय बनाकर चलता है। परंतु रिपोर्टाज खालिस सत्य घटना को अपना वर्ण विषय बनाकर चलता है। खालिस का मतलब केवल और केवल, यानी ये कहते हैं कि कहानी सत्य घटना पर आधारित हो सकती है, उसमें कल्पना भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, मिश्रण हो सकता है, लेकिन रिपोर्टाज केवल और केवल मात्र सत्य घटनाओं पर ही आधारित हो सकता है। लेखक अपनी भावनाओं के अनुरूप उस घटना में केवल रंग भरता है। लेखक अपनी भावनाओं के अनुरूप उस घटना में केवल रंग भरता है। हेडिंग नंबर 2, कथात्मकता। कथात्मकता एक रिपोर्टाज में एक से अधिक घटनाएं गुम्फित रहती हैं। गुम्फित मतलब होता है मिक्स रहती हैं, मिली रहती हैं, एक दूसरे में संश्लिष्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं या गुंथी रहती हैं एक माला की तरह। माला में जिस प्रकार से उसके मन के गुथे रहते हैं उस प्रकार से एक रिपोर्टाज में तमाम घटनाएं गुम्फित रहती हैं। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य इन्हें कहानी की तरह कहना नहीं होता, लेकिन कथात्मकता स्वयमेव आ जाती है। क्योंकि यह कथात्मकता रिपोर्टाज को रसपूर्ण बनाती है तथा उबाऊ होने से रिपोर्टाज बच जाता है। देखिए कथात्मकता से यहाँ पर क्या आशय है। कथात्मकता यानी कोई कहानी की तरह नहीं कहना है रिपोर्टाज को। रिपोर्टाज में केवल और केवल घटनाओं का जिक्र होता है, सत्य घटनाओं का जिक्र होता है, यथार्थ वर्णन होता है, लेकिन जब तक उसे कथात्मकता के अंतर्गत हम लाएंगे नहीं उसमें रसात्मकता नहीं आएगी, उसमें भाव संवेदना इत्यादि चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए उसे सुनने में अटपटा लग सकता है या सुनने में उबाऊ हो सकता है या नीरस हो सकता है।
तो वह सुनने में उबाऊ न हो, नीरस न हो, अटपटा न लगे, लोग बड़े चाव से उसे पढ़ें सुने। इसलिए कथात्मकता लाई जाती है। कथात्मकता इसलिए नहीं लाई जाती है कि उसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया जाता हो, या उनके तथ्यों से छेड़छाड़ की जाती हो, या मनोरंजन से युक्त बनाने के लिए उसे किसी प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जाता हो। कथात्मकता लाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वह उबाऊ ना हो, संवेदनापूर्ण बनी रहे और पाठक को या श्रोता को वह सुनने और पढ़ने में मनोरंजक भी लगे, लेकिन घटनाएं उसमें सत्य ही हों। नंबर 3, नाटकीयता। जैसे नाटककार अपने नाटक के कथाक्रम में पात्र पात्राओं की वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा, उनके तेवर आदि का सूक्ष्म वर्णन प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार रिपोर्टाज लेखक को भी नाटकीयता का सहारा लेना पड़ता है, ताकि पाठकों या श्रोताओं को वह रिपोर्टाज जिसमें किसी घटना का वर्णन है आँखों के सामने घटती हुई दिखाई पड़े। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो नाटकीयता इस प्रकार से लाएगा कि देखिए ऐसा है, श्रोता और पाठक तो उस घटना स्थल पर मौजूद होता नहीं है, वो तो बाहर रहता है, तो ऐसा वर्णन करे वो, ऐसा नाटकीयता उसमें ले आए लेखक, रिपोर्टाज लेखक, कि दर्शक श्रोता या पाठक को ऐसा लगे कि वह रिपोर्टाज पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वह रिपोर्टाज में सम्मिलित उस घटना को अपनी आँखों से एकदम लाइव देख रहा है। इसलिए इसमें नाटकीयता का समावेश करना पड़ता है। चौथी विशेषता है इसकी रोचकता। किसी भी विधा की कोई भी रचना रोचकता के अभाव में पाठक वर्ग पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाती। रोचकता के अभाव में पाठक वर्ग पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाती। सत्य पर आधारित रिपोर्टाज में घटना का विवरण कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह पाठक को अत्यंत रोचक लगे। नंबर 5, जीवंतता। जीवंतता नामक तत्व रिपोर्टाज के पाठकों में स्फूर्ति भरता रहता है, जिस कारण पाठक आद्योपांत रिपोर्टाज को पढ़ता चला जाता है। आद्योपांत का मतलब क्या हुआ? आदि से लेकर के अंत तक, यानी पढ़ना शुरू करता है तो अंत तक पढ़ता चला जाता है। आद्योपांत पढ़ता चला जाता है।
जीवंतता का सीधा सा आशय है उसकी संप्रेषणीयता। और संप्रेषणीयता ही रिपोर्टाज को रिपोर्टाज को प्राणवान बना देती है। नंबर 6, रसात्मकता। अर्थात रचना की ऐसी अनुभूति जो आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर पाठकों को रससिक्त कर दे। अंतः एवं बाह्य स्तर पर पाठकों को रससिक्त कर दे। यह तभी संभव है जब कोई भी लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से पाठक की संवेदना का स्पर्श कर ले। नंबर 7, मर्मस्पर्शता। मतलब ऐसा तत्व जो मर्म को छू जाए, जो हृदय को छू जाए, जो आपको झकझोर दे, हिलोर दे, आप सोचने के लिए विवश हो जाएं। कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक वो घटना आपके दिलो दिमाग पर छाई रहे। जब रिपोर्टाज लेखक अपनी शब्द योजना से पाठक के मानस में घटना के संबंध में उसकी विवशता, दुख, भाग्य की विडंबना, रुदन, कराह, आदि को शब्द चित्रों में ढालता है, तो निश्चित ही वह रचना मर्मस्पर्शी हो उठती है। लेखक घटनाओं का ऐसा संयोजन करता है कि उसकी वर्णन शैली से वह युक्त होकर मर्मस्पर्शी बन जाती है। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, हिंदी में रिपोर्टाज की परंपरा का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। हिंदी में
रिपोर्ताज की परंपरा का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणुका ऋणजल धनजल भी एक उत्कृष्ट रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज लेखन के क्षेत्र में प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह आदि लेखकों का योगदान सराहनीय है। रिपोर्ताज लेखक आधा कलाकार तथा आधा पत्रकार होता है, तभी वह रिपोर्ताज को यथार्थ से रूबरू कराता हुआ तभी वह रिपोर्ताज को यथार्थ से रूबरू कराता हुआ साहित्यिक आनंद प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। साहित्यिक आनंद प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है यहाँ पर, और यह प्रश्न था रिपोर्ताज। अब हम एक अगले प्रश्न को लेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा दृश्य श्रव्य संचार के तत्व, यानी वीडियो ऑडियो कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। आप चैप्टर का नाम लिखेंगे दृश्य श्रव्य संचार के तत्व। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उसको व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। जनतांत्रिक शासन प्रणाली में जनसंचार माध्यम चौथा स्तंभ माना जाता है। जनतांत्रिक शासन प्रणाली में जनसंचार माध्यम चौथा स्तंभ माना जाता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में दृश्य एवं श्रव्य माध्यम सर्वाधिक लोकप्रिय है। भूमंडलीकरण के इस दौर में दृश्य एवं श्रव्य माध्यम सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनके तत्वों के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से विवेचन एवं विश्लेषण किया जा सकता है। अब डालेंगे आप हेडिंग नंबर 1, सूचना देना। सूचना देना। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम प्रथमतः जनसामान्य को दृश्य एवं श्रव्य माध्यम प्रथमतः जनसामान्य को वैश्विक स्तर पर घटित घटनाओं की जानकारी कराता रहता है। जानकारी कराता रहता है तथा जनता को सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों से भी अवगत कराता रहता है। तथा जनता को सरकार की गतिविधियों एवं नीतियों से भी अवगत कराता रहता है।
नंबर 2 हेडिंग डालेंगे शिक्षित करना। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम वक्ता को श्रोता के सामने सीधे स्क्रीन पर उपस्थित कर देता है। यह कहा भी जाता है कि संचार माध्यम जनता के कान एवं आँख होते हैं। आँख से देखे हुए तथ्य चिरस्थायी होते हैं। इसीलिए शायद कबीर ने कहा था, डैश करके नीचे नोट कहाँ में लिखेंगे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आँखिन देखी। हेडिंग नंबर 3 मनोरंजन करना। मनोरंजन करना। इस दृष्टिकोण से दृश्य एवं श्रव्य माध्यम अन्य संचार माध्यमों में सर्वोच्च शिखर पर हैं। सर्वोच्च शिखर पर हैं। इसके कारण भी साफ हैं कि यदि दर्शकों एवं श्रोताओं के बीच मनोरंजन की सामग्री इन माध्यमों से ना परोसी जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक इन माध्यमों को नकार देगा। अगली हेडिंग हम डालेंगे अपेक्षा जगाना। अपेक्षा जगाना। संदेश या सूचना श्रोताओं एवं दर्शकों के निकट होती है। कोई भी माध्यम अपने दर्शकों एवं श्रोताओं की अपेक्षाएं जगाने में जितना ही सफल रहेंगे, वे उतने ही अधिक सुने या देखे जाएंगे। अगली हेडिंग डालेंगे हम ध्यानाकर्षण। इसके लिए दृश्य श्रव्य माध्यम का लेखक ऐसा शीर्षक, ध्वनि प्रभाव तथा कलात्मक चित्रों से भर देता है कि दर्शक अकारण ही ध्यान देने के लिए विवश हो जाता है। यह माध्यम दर्शकों एवं श्रोताओं की कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। दर्शकों एवं श्रोताओं की कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगली डालेंगे हेडिंग हम भावोत्तेजन।
भावोत्तेजन। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम दर्शकों एवं श्रोताओं की दबी हुई अथवा दमित भावनाओं को उद्दीप्त कर देते हैं। दमित भावनाओं को उद्दीप्त कर देते हैं। इस प्रकार दर्शक और श्रोता स्क्रीन पर चल रहे वस्तु से भावोत्तेजित होता रहता है। स्क्रीन पर चल रहे वस्तु से भावोत्तेजित होता रहता है। अगली हेडिंग पड़ेगी विचार प्रस्तुति। बिना विचार के कोई भी समाचार, तथ्य, वस्तु सारहीन हो जाता है। क्योंकि उसमें व्यक्त विचार ही दर्शकों एवं श्रोताओं के अंदर विश्वास पैदा करते हैं। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यम में जिस प्रकार के लेखन की आवश्यकता लगातार बनी रहती है, वह मूलतः फीचर, व्यक्तिचित्र, फिल्म, संस्मरण, वृत्तचित्र, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, धारावाहिक, कहानी, कविता, नाटक आदि के रूप में होता है। इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा समाप्त होता है। हमने आज 2 प्रश्नों को पूरा किया है। एक प्रश्न पहले से चल रहा था हमारा, वो था रिपोर्टाज, वो पूरा हुआ। और दूसरा हमने ये देखा कि दृश्य श्रव्य माध्यम में भाषा की दृश्य एवं श्रव्य संचार के तत्व कौन कौन से हैं, इस पर एक छोटी सी बातचीत आप लोगों के बीच हुई। तो मैं इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप पढ़ें लिखें इसे, और कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है या कुछ पूछना हो तो आप सीधे मेरे मोबाइल नंबर 9451563054 पर संपर्क कर सकते हैं। 94-515-630-54 पर आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी ऑफिशियल जानकारी हमसे मत पूछिएगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई जानकारी हो वो अवश्य पूछिएगा। आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।